आखिरी आखिरी बात है। हाँ जी, एक भाई ने अचानक से कहा सर वो एक्सटेंडेड भी तो रहता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इस टाइम पे उसकी मटेरियलिटी नीचे जा चुकी हुई है और हमारी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी, क्योंकि अभी तक हमने अजर्शन बाय अजर्शन प्रोसीजर देखे थे, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आ गए। अभी तक चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल। ओवरऑल क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, ओवरऑल क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी पता होने चाहिए। भाई परेशान है सब? ओके ठीक है। मैं कहा शायद भाई ने कहा कि अभी अगली ब्रेक होनी है तो सेल उतना ही उन्होंने डाला हुआ हो कि बस ठीक है इसमें जो है ना ब्रेक तक टाइम निकल आए। अब जनरल चीज़ें, आखिरी महीना स्टार्ट हो गया हुआ है या स्टार्ट होने वाला है? नहीं हुआ नहीं है, 4 को पेपर है और ये 31 का महीना है और आज का दिन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, और आज तो प्लानिंग करनी है ना, पढ़ाई तो कल से शुरू करनी है, तो इसलिए आप कह रहे हैं क्या? ठीक है। अब ओवरऑल करना क्या है? अगर मेरे से कोई पूछे ऑडिट के क्या स्टैंडर्ड स्टेप है, कोई भी स्टूडेंट ऑडिट कैसे करे, तो मैं उसको कुछ जनरल प्रोसीजर्स बताऊंगा। नंबर 1 मैं आपको कहूँगा कि हमेशा अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़रूरी है। मुझे कोई स्टूडेंट कहे सर मैं कंपनी लॉ खुद से तैयार कर रहा हूँ, कर लूँ? मैं कहूँगा भाई अगर आपको कोई और गाइडेंस नहीं है, कोई फ्री लेक्चर अवेलेबल नहीं है, सारा कुछ है, आप खुद ही टकरे मारो, किताब को पढ़ो, 2-3 दफ़ा रट्टे शट्टे मारो, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। बी लॉ के बारे में पूछे मैं मान जाऊँगा, लेकिन ऑडिट पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो आइडियली ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग ज़रूर ले लेनी चाहिए। ये थोड़ा मैच्योर थ्योरी वाला पेपर है, ये बाकी पेपरों की तरह नहीं है कि किताब उठाएं, रट्टा मारें और पेपर दे दें। इसमें आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। तो आइडियली स्टेप 1 इन ऑडिट शुड बी अटेंडिंग क्लासेस एंड देन रीडिंग बुक ऑफ योर टीचर, रीडिंग बुक ऑफ ICAP, व्हाट्सएवर, कोई मसला नहीं। क्लासें लें और उसके बाद कम से कम एक फ्रेमवर्क आपके हाथ में हो जो क्लासों को कागज़ पे शिफ्ट करे, क्योंकि क्लास हवा में उड़ जानी है, बाद में आपने इस कागज़ के साथ साथ टकराते रहना है। स्टेप 1। स्टेप 2 में मैं कहूँगा माइंड मैप्स बनाएं। माइंड मैप में डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट हैंडआउट्स, मुख्तलिफ तरह के लोगों ने मुख्तलिफ फ्लो चार्ट बनाए होते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं। आपने देख लिया ये प्रोसीजर बने हुए हैं, किसी और टीचर के कोई प्रोसीजर नज़र आ गए मुख्तलिफ। अभी आपको पता है इंटरनेट पे तो ये चलना शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे जो है ना खुद ही से जो है मुख्तलिफ किताबों को उठा के शेयर करना शुरू कर देते हैं। इन सबसे अच्छे माइंड मैप वो होते हैं जो आप खुद बनाते हैं। मेरे क्लास में बनाई हुई डायग्राम से बहुत अच्छी डायग्राम है जो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से किताब सामने रख के खुद बनाई, या मेरे माइंड मैप से आइडिया लिया और थोड़े से अपने लोकल फ्लेवर ऐड कर दिए। इससे ज़्यादा प्यारा डॉक्यूमेंट कोई नहीं होगा जो आपने अपने हाथ से बनाया है। तो कम से कम कुछ फ्लो बना लें कि सब्सीक्वेंट इवेंट है, आप एक फ़्लो बना लें। ऐसा होगा तो ये सब्सीक्वेंट इवेंट में 3 फेजेज़ हैं, इस फेज़ में ये होता है, ये होता है, ये होता है। आप एक सफ़े पे एक फ्लो चार्ट सा, एक नक्शा सा बना लें। इससे प्यारी चीज़ ही कोई नहीं, क्योंकि आपने पूरा रटा नहीं मारना, आपने एक प्रोसेस के फ़्लो को समझना है जिसको आप पेपर में अपने अल्फाज से लिख सकें। वो लोग जो अपने अल्फाज में नहीं लिख सकते, उन्हें मुश्किल लगता है, वो रट्टा मार लिया करें ऑडिट को। बट आई बिलीव कि ऑडिट की लेंथ ज़्यादा है, रट्टा इज़ नॉट द सोल्यूशन। लॉजिकल अप्रोच अगर आपके पास हो तो आप उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। सो सेकंड थिंग इज़ माइंड मैप्स। आसान अल्फाज में आपके अपने हैंडआउट्स, कुछ ना हो तो टीचर के बने बनाए नोट्स इस्तेमाल कर लें, लेकिन अपने हाथ से बनाएं तो वो तो सबसे अच्छे हैं। जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं ना, लेक्चर लेते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो उस वक्त इतना ज़्यादा अच्छा जहन में होता है, वो उसी वक्त लिख लेंगे तो गोल्डन है। 3 दिन बाद आप उस तरह का नहीं लिख सकेंगे। उसी वक्त बैठें, कोई 10 मिनट लगा के उसका कोई अपनी ज़बान में एक नक्शा उर्दू में बना लें, कोई मसला नहीं। एक ऐसा नक्शा बना लें जिससे आप उस टॉपिक को बाद में उस कागज़ को देख के पूरा टॉपिक रिफ्रेश कर सकें। तो आइडियली फर्स्ट स्टेप शुड बी अंडरस्टैंडिंग। हमारा हो चुका हुआ है। माइंड मैपिंग साथ साथ आप करते रहे, लेकिन अब मैं आपसे कहूँगा कि अब जब आप रिवाइज़ करें तो आप अपने कुछ नक्शे बनाएं, अपने कुछ की पॉइंट्स, अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें। उसमें सारा ऑडिट भले मत लिखें, लेकिन हर सफ़े पे एक इंडिपेंडेंट टॉपिक का कोई नक्शा, कोई ऐसी चीज़ हो जिसको आप देखें तो आप उससे जल्दी रिवाइज़ कर लिया करें। तो ये एंड पे बात है, ये शुरू वाली बात ही नहीं थी। शुरू में मैं आपसे कहूँ तो आप कहते हैं पहले एक सब्जेक्ट बड़ा, ऊपर से साइंस इतनी, और हम FR2 को टाइम दें या इसको टाइम दें, ये भी तो प्रॉब्लम है। एंड पे सारे पेपर बराबर हो जाते हैं, पूरा सेशन न्यूमेरिकल जो है वो नंबर 1 जा रहा होता है कि आपको उसी को टाइम देना होता है। तीसरा, रिवाइज़ करें, अपने माइंड मैप्स को बार बार दोहराएं, अपने उस सफ़े को देखें। जब आपने एक
फॉर एग्जांपल सब्सिक्वेंट इवेंट का एक सफ़ा बनाया हुआ है, गोइंग कंसर्न का एक सफ़ा बनाया हुआ है, 700 के जो 14 कंटेंट्स हैं उनको 2 सफ़ों पर कोई ना कोई उसकी कोई डायग्राम सी बनाई हुई है। आप 5-5 मिनट में इन टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लिया करेंगे। बार बार रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें, जहन में नक्शे रहें चीज़ों के। फिर क्या करें, फिर करें बेसिक असेसमेंट, पास पेपर्स की तरफ आएँ। हर चैप्टर के कम से कम 2/3 सवालों के साथ वो करें जो आपका पसंदीदा काम है। मैं अभी नहीं कह रहा कि आप उसको फ़ौरन लिखना शुरू करें। एक चैप्टर करने के बाद उसके एंड पे आएँ, 2/3 कम से कम सवाल आपने पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद सवाल को समझने हैं, एक जवाब डेवलप करना है पहले जहन में, और फिर आपका पसंदीदा मशगला आप एंड पे सोल्यूशन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ओके 2/3 के साथ ऐसा कर लें, आप सोल्यूशन देखें। लेकिन ये दरमियान में ना ये एक स्टेप ज़रूरी है, डेवलप एन आंसर। होता क्या है, लोग सवाल पढ़ते हैं, जवाब देखते हैं, सवाल को अंडरस्टैंड या अपने दिमाग में जवाब डेवलप करने की जहमत नहीं करते, और सोल्यूशन देख के कहते हैं ओहो यही तो मेरे जहन में था, यही तो सारी बात चल रही थी। गलत हो जाता है। सवाल पढ़ के जवाब देखने से पहले कोई पॉज होना चाहिए जिसमें आप पहले अपने जहन को वर्किंग करने का मौका दें, अपने माइंड मैप को रिकॉल करें। मैं ऐसे लिखता, ज़रूरी नहीं कि पीछे 100% मैच कर जाए भाई, वो अलग अलग तरह के टाइम पे अलग अलग लोगों ने अपने अपने अल्फाज में लिखा, आप लैंग्वेज मैच नहीं कर सकेंगे सबके साथ। और 70-80% आपके ख्यालात लिखे हुए जवाब से मैच कर रहे हैं, ओके वी आर गुड टू गो। बेसिक असेसमेंट हो गई, ये समझ आ गया कि मुझे चैप्टर समझ आ गया, रिवाइज हो गया, और मैं आई कैप के सवाल देखें, आई कैप का बेंचमार्क सिर्फ आई कैप है। ये मैं तकरीबन सारी ज़िंदगी से जो है जब से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बार बार तबलीग कर रहा हूँ कि आई कैप की प्रैक्टिस सिर्फ आई कैप। आई कैप जैसे सवाल बाकी लोग नहीं बनाते, बाकियों के अपने, तो हाँ आई कैप की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब मुझे एक बच्चा कहे सर मैंने FR2 की प्रैक्टिस करनी है तो मैं ICW के सवाल करूँ, मैं कहूँ भाई इस टॉपिक के आई कैप के सवाल पास पेपर के कितने हैं? सर वो तो 19 हैं, वो तो बहुत ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ ICW। भाई तो 19 कर लो, वो आई कैप के स्टैंडर्ड के हैं, वो आई कैप ने जिस तरह के सवाल बनाए हैं उसका मिजाज आपको उन सवालों से समझ आएगा। तो पास पेपर सबसे पहले करें, ज़्यादा पढ़ना है तो पास पेपर्स के बाद जितना मर्जी ज़्यादा पढ़ ले, लेकिन पहले पास पेपर्स, कि आपको समझ आए कि आपका एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। अब देखिए हमने क्लासेस के साथ साथ पास पेपर देखे तो हमें समझ आ जाता था फ़ौरन से कि इस चैप्टर में पूछने वाली बात क्या है। तो अगली दफ़ा उस चैप्टर को तैयार करते हुए आप उस पोर्शन को अच्छी तरह से तैयार करते हैं कि ये आई कैप के एग्जामिनर का मिजाज है, आई कैप ज़्यादातर इस तरह की बात पूछ रहा है। हर बॉडी का, हर एग्जामिनर का अपना एक रिदम होता है। समझ आ गया, ये मुझे पता लग गया कि मुझे 70-80% समझ आ जाता है, लेकिन समझ आ जाता है क्या मेरा लिखा हुआ भी किसी को समझ आता है? फिर 1/3 क्वेश्चंस को हाथ से लिखें, 1/3 ऑफ द क्वेश्चन सेलेक्ट करें और उसको अपने हाथ से लिखें, और फिर अपने लिखे हुए को किसी और को चेक करवाएं, सेल्फ रिव्यू मत करें। दो से इकट्ठे हो जाएं, हर दिन का टारगेट हो, यार हम हर दिन ना 2 सवाल एक दूसरे को लिख के दिखाएंगे। 2 सवाल भारी लग रहे हैं, 1 सवाल, 2 दिन में 3 सवाल, कुछ भी ऐसा करना है कि आप एक दो से इकट्ठे हों हर दिन, और उसको कहें यार मैंने ये सवाल लिखा है, वो कहे मैंने ये सवाल लिखा है। अपना सवाल लिखा हुआ उसे दिखाएं, उसका खुद देखें, अपना सवाल उसे दिखाएं, वो इंडिपेंडेंटली असेस करेगा, कुछ आपको बातें बताएगा जो आपके जहन में नहीं थी, कुछ बातें कहेगा जिस पर आप डिबेट करेंगे, हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपकी आपस में डिबेट में बेहतर हो जाए। जब उसका पेपर चेक कर रहे होंगे ना, फिर आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर के ऊपर क्या गुजरती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक दफ़ा मुनसिफ बन के देखें कि सामने क्या चीज़ है, फिर आप उसे कहेंगे यार तुम्हारा फर्स्ट लेटर अक्सर कैपिटल नहीं होता, तुम्हारा फ्लो टूट जाता है, तुम बीच में अल्फाज खा जाते हो, तुम्हारी राइटिंग नहीं समझ आ रही होती। जब उसको एक दफ़ा इतना ज़्यादा टॉन्ट करेंगे ना, तो वो अगले दिन फिर सोचेगा कि आपका पेपर भी वैसे ही देखे। तो अगले दिन अपना पेपर करते हुए आप सोच रहे होंगे ओ यार मैं तो खुद यही गलतियाँ कर रहा हूँ। बात समझ आइए? जब तक आप सिर्फ पेपर दे रहे हैं तो आपको वो वाली चीज़ नहीं पता कि देखने वाले के ऊपर क्या गुजर रही है। तो एक दफ़ा देखने वाले भी बने, ये क्रॉस चेकिंग करें, दो से एक दूसरे के पेपर को चेक करें। बहुत प्यारी खूबसूरत एक्टिविटी है, सबको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, दोनों को। ज़रूरी नहीं कि इल्मी लेवल पे बहुत ही अच्छे मयार का वो दोस्त हो, बस कम से कम इतना हो कि आप लोगों को एक अच्छी एश्योरेंस मिल जाए। सुपर फाइनल असेसमेंट है फाइनल मॉक। आई कैप में जिस दिन ये पेपर होना है उसके पूरे 2 हफ्ते पहले यहाँ उसी दिन उतने ही बजे वो पेपर मॉक के तौर पे हो रहा होगा। आई कैप में ऑडिट का एग्ज़ाम मंडे को, सेकंड वाले मंडे को होता है, तो उस मंडे से 2 हफ्ते पीछे जो मंडे यहाँ पे आ रहा होगा, पूरे 2 हफ्ते पहले 14 दिन पहले जो मंडे होगा, उसमें सुबह 9 बजे उसी तरह से आई कैप के पैटर्न पे यहाँ एक रूम होगा जहाँ आप आके मॉक दे रहे होंगे। मॉक का फ़ायदा ये है कि एक चैप्टर तैयार किया और पास पेपर देखे तो हमें फ़ौरन से आ जाते हैं। जब पेपर में इकट्ठे सवाल आते हैं ना,
फिर मसला आता है कि ये कहाँ कहाँ से आए हैं, किस किस तरह से आए हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा हमने इस चीज़ को देखना है। अब इसमें ये जो मैं कह रहा हूँ पास पेपर के 1/3 सवाल कम से कम लिख लें, 1/3 करें तो बड़ी अच्छी बात है। फिर याद है भी मेटीएलटी ने कहा था आपकी जजमेंट, तो तंग आके आप कहते हैं भाई मुझे, चलो मेरी जजमेंट तो है, तो फिर तुम्हारे स्टैंडर्ड होने का क्या फ़ायदा है कि तुम मुझे गाइड नहीं कर रहे। अब मैंने आपसे कह दिया है कि आप कुछ सवाल लिख के करें, 1/3 लिख के करें तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में अगर मैं टीचर हूँ और मैं हर जगह से कुछ अच्छे ऐसे सवाल ढूंढ लूँ जिनको लिखने से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, तो मैं फिर आपको कुछ सवाल उस तरतीब से, जिस तरतीब से हम पढ़ते गए थे, और जो ब्लॉक्स बने हुए हैं हमारे सिलेबस के, हर ब्लॉक के आगे लिखा हुआ है। ये ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ये टीम मेंबर्स ये नोट कर लें, ये वाला सफ़ा हमने जो है ना एग्जैक्टली इसका स्नैपशॉट वहाँ पे ग्रुप में भेजना है। ये वो आइडियल क्वेश्चंस हैं जो हम मानते हैं। असल में क्या होता है, एक चैप्टर में आप देखते हैं यही एक सवाल 3-4 दफ़ा रिपीट हो रहा होता है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो प्योर रट्टे वाले होते हैं, तो इसमें हमने मिक्सिंग की है। कुछ रट्टे वाले सवाल हैं, कुछ बहुत ही लॉजिकल सवाल हैं, कुछ मिक्स सवाल हैं। ये वो सवाल हैं जिनको लिखने से आपको समझें ऑडिट में हर तरह के, ऐसे नहीं होता कि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक कर रहे होते हैं, टॉपिक करने के बाद एक बड़ा ऐसा प्यारा सवाल मिलता है जिसमें 80% कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे होते हैं। तो आप कई दफ़ा 2-3 सवाल हाईलाइट करके रख लेते हैं, और जब आप वो चैप्टर शुरू करते हैं आप हमेशा उन 2-3 सवालों को पहले करते हैं। तो ये चंद अच्छे सवाल लिस्ट कर दिए हैं। अब पूरे सेशन में एक्सपेक्ट नहीं करता था कि आप पास पेपर्स लिखें, और आपके पास टाइम भी नहीं होता था। अब चूंकि रिवीजन भी हुई है, हमने तेज़ी से चीज़ों को कवर भी किया है, अब आपके पास टाइम का मार्जिन भी है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप आइडियली इस तरतीब में चीज़ों को प्लान करें। इसमें ये चैप्टर 11-12 इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, कभी भी मूड हो तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ दैट सीक्वेंस जो मैं सजेस्ट करूँगा, और तकरीबन इसी सीक्वेंस के करीब का हमारा सीक्वेंस था यहाँ। बस ये 11-12 इंडिपेंडेंट है, ये कभी भी हो सकते हैं। तो ये सबके आगे उन सवालों के रेफरेंस दिए हुए हैं जो आपको पास पेपर में मिलेंगे। जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनको मैं बता दूं कि गूगल ड्राइव का एक लिंक ग्रुप में बार बार शेयर होता है, उसके अंदर फोल्डर्स बने हुए हैं, वहाँ सारे पास पेपर्स दिए हुए हैं, उनके सोल्यूशन दिए हुए हैं। तो ये हर चैप्टर के एंड पे सवालों में से ये वाले सवालों पे निशान लगा लेना है। तो आपने काम करना है कि आपने पहले दिन बैठ के इन सवालों पे तो सितारे लगा लेने हैं। फिर क्या होगा, वो जो जब आप 2/3 सवाल पढ़ रहे होंगे ना, तो आपने इन सवालों को नहीं पढ़ना उस वक्त, इनके अलावा बाकी सवालों को पढ़ना है, इसके जवाब तक पहुँचना है। इन सवालों को जब भी करना है लिख के करना है। ये बात समझ आई? इस सारे उसमें अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर लोग प्लान बनाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि उसको पलट के देखें भी, और फिर बहने देते हैं चीज़ों को। ऐसे नहीं करना, हर दिन अलर्ट होना है। हर दिन जो चीज़ आउट हुई है उसको अगले दिन उसको दोबारा से कवर करना है। आपको चैन नहीं आना चाहिए जब तक वो मिसिंग एलिमेंट कवर नहीं हो रहा। इस वक्त एक भी दिन आगे पीछे करेंगे तो आपकी तैयारी ख़राब होगी। तो अपनी प्रोग्रेस को साथ साथ मॉनिटर करें। तो सिर्फ पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, मॉनिटर करना है नहीं, ब्रेक भी लेनी है। इंतहाई शदीद ज़रूरी बात है कि आपने ब्रेक्स लेनी है। पागलों की तरह 6-8 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं मिलना। 3-4 घंटे के बाद माइनस में जाना शुरू हो जाता है सब कुछ। सांस लेना है, इबादत करनी है, नमाज़ों के साथ अपनी प्लान कर लें कि नमाज़ों के बीच में ब्रेक आए। अगर पैदल मस्जिद तक वॉक करके जाएं तो बहुत प्यारी बात है, जिस्मानी एक्सरसाइज भी होगी, आप उस बोर्डम रूटीन से निकलेंगे, कोई जिस्म भी हरकत करेगा, कोई दिमाग भी फ्रेश होगा, कोई बाहर आप ताज़ा आबो हवा भी लेंगे, इबादत करेंगे, वापस आएंगे, एक अच्छा ब्रेक होगी। अब आप कहेंगे सर हमारे पास 25-30 दिन है, तो अब बार बार कैसे ब्रेक करें, हमें तो ब्रेक करनी भी नहीं आती। तो ब्रेक करने के 50 तरीके सामने लिखे हुए हैं। 25 वर्किंग डेज़ में हर दिन 2 दफ़ा आप हमेशा यूनिक तरह की ब्रेक कर सकते हैं। तो बड़े मुनफरिद से इसमें आइडियाज़ हैं। अपनी कॉफ़ी खुद बनाएं, वाह। पार्क में घूमने चले जाएं, बाइक राइड मतलब साइकिल चलाएं। अच्छा, एक बड़ी मज़े की एक्टिविटी है ये, लाइट अ कैंडल। ओए होए होए, कभी आपका दिमाग बहुत छल हो जाए ना, पढ़ते पढ़ते आप कहें यार बिल्कुल मैं पागल होने वाला हूँ, आप एक छोटी सी मोमबत्ती खरीद के लेके आएँ, या पहले से रखी हुई हो, उससे सामने करके ना चलाएं, उसको बुझते हुए देखें, उसको एंड तक पिघलते हुए देखें। एग्जैक्टली इतना सूदिंग, इतना इजी, इतना कंफर्टेबल कि दिमाग से सारा कचरा निकलता जा रहा होगा, लेकिन ऑडिट भी निकल जाएगा। तो इसलिए मोमबत्ती, बड़ा वाला मोमबत्ता ले आए कि जनाब उसको जला रहे हैं। अब कहें सर ने कहा था 22 घंटे हो गए, ये तो मोमबत्ती नहीं बुझ रही, ब्रेक ही इतनी लंबी हो गई है। तो छोटी सी नन्ही मोमबत्ती
ये जो शबरात वगैरह वाली मोमबत्तियाँ होती है ना, जो मतलब छोटी सी बेचारी सिंबॉलिक सी होती हैं, उसको मतलब सम टाइम टेक डीप ब्रेथ, ठीक है, बहुत सारी हैं इसमें, एक आध कोई वाहियात किस्म की भी है, अल्लाह करे आपकी नज़र ना पड़ी हो उस पर, ठीक है जी। जी आगे आगे चलते हैं। अब हमें ये इसकी तस्वीर भी ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है जी, अगर इनको ब्रेक लेने के तरीके जो नहीं समझ आ रहे। मॉक फुल फ्लेज 3 घंटे का मॉक देना क्यों ज़रूरी है, उसकी बहुत सारी अफादियात है। रिटर्न प्रैक्टिस है, सेल्फ असेसमेंट हो जाती है, बॉडी एक्सरसाइज है। ये बड़ी अजीब सी बात है, लोग थ्योरी को ज़्यादातर पढ़ के कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर लिखते हैं। पेपर में 3.25 घंटे में से 3 घंटे आपको अन्य लिखना होता है। पेपर में वो आदत ही नहीं होती आपकी थ्योरी लिखने की। अकाउंटिंग का आपका एक कैपेसिटी बनी हुई होती है, थ्योरी की नहीं बनी हुई होती। तो मॉक से आपको एक प्रैक्टिस, एक बॉडी को एक्सरसाइज मिल जाएगी कि आप पेपर से 2 हफ्ते पहले कम से कम आपको पता होगा कि इतनी देर बैठ के लिखूंगा तो कमर में कितनी दर्द होगी, हाथ में कितना दर्द होगा। तो कम से कम आप एक ट्रायल मैच खेल चुके होंगे आईकेएफ में जाने से पहले। टाइम मैनेजमेंट की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और आपको पेपर से 2 हफ्ते पहले पता लग जाता है कि क्या वीकनेस है। नीचे लिखा हुआ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट करते हैं, पब्लिकली अवेलेबल करते हैं। आपको उन दिनों फेसबुक पे बहुत सारे मॉक्स मिल जाते हैं, हमारा मॉक मिल जाएगा। हम अपना मॉक उसी गूगल ड्राइव में भी डाल देंगे, यहाँ फिजिकली भी कंडक्ट कर रहे होंगे, उसको ऑनलाइन भी अवेलेबल करेंगे। सिर्फ हमारा ही नहीं, जहाँ जहाँ जो भी मिले, अगर आपको मतलब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो कोई हर्ज नहीं है जी। मॉक फिजिकल देने के आउटसाइडर आ सकता है, हम कहते हैं कोई आके मॉक दे दे, हम उसका बहुत एहतराम करते हैं। हमने पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी, एक आखिरी दफ़ा जब मेरी मैनेजमेंट के अंदर चीज़ें हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो बाहर के लोगों को ये भरपूर मौका देना है कि अगर वो आके मॉक देना चाहें तो वो आके दे सकें, और वो हम उनको चेक करके भी वापस कर रहे होंगे, क्योंकि उस वक्त हमारे अपने बच्चे भी नहीं आ रहे होते। तो हम तड़प रहे होते हैं कि हम चेकर जो है ना वो आस्तीने चढ़ा के बैठे होते हैं कि वो बच्चा है और आगे टावा से जनाब कमरे में कुछ 17 बैठे हुए हैं, वो किसी कमरे में कुछ और बैठे हुए हैं। तो हम उस वक्त अलर्ट होते हैं। आप मॉक देने हैं, आपको इंशाल्लाह 2-1 दिन के अंदर चेक होकर वापस भी मिल जाएगा। आप देने वाले बने। आईकेएफ में अब आईकेएफ वाले दिन क्या करना है, बिफोर पेपर क्या करना है, ड्यूरिंग पेपर क्या करना है, पेपर के अंदर सवालों का क्या सीक्वेंस होना चाहिए। मैं काफ़ी बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि आप लोग अचानक से बड़े हो गए। आप देखने में डशकरे से हैं, मतलब आप देखने में हट्टे कट्टे से हैं, आप देखने में बुज़ुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आप मेरे से कोई आधा पौना साल छोटे लगते हैं, लेकिन बस मैं दाढ़ी पे खिसाब लगाना शुरू कर दूँ तो मैं और आप तो करीब करीब, ठीक है। और मुझे तो लगता है कि वो, बल्कि एक दिन क्लास में तो वो हमने देखा था कि वो स्क्रीन पे कुछ लिखा था तो बच्चों से पढ़ा ही नहीं जा रहा था, और मैं वो बिल्कुल पीछे जाके बैठ के देखा तो मेरे से पढ़ा जा रहा था। तो मैं तो मतलब आप लोगों से ज़्यादा जवान हूँ, तो आप लोग जो है ना मतलब एक्टिव ही नहीं है। ये जो मोबाइल्स पे आप सारा टाइम लगाते रहते हैं ना, आप फिज़िकली आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप दिन में 8 घंटे खड़े होके या चल फिर के गुजारा करेंगे। टीचर आपको नज़र तो आ रहे होते हैं क्लास में, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये ज़्यादा एज के बावजूद मुसलसल खड़े होके चल रहे हैं। आप एम ही 1 घंटा किसी दिन एम ही खड़े होके देखें तो लग समझ जाती है। तो आप लोगों में तो मुझे लग रहा है वो एनर्जी फारिग हो गई है। तो वो मोमबत्ती आपने जब जलानी है तो खड़े होके उसके पास खड़े होना है, ताकि जो है ना आप उसे जलते हुए देखें। तो कहने का मतलब है कि आप दिखने में बड़े हैं लेकिन अंदर खाते आप छोटे बच्चे हैं, जिसका दिल करता है कि उसे टीचर जो है डांट के कहे बेटा ऐसे पढ़ो, बेटा इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। तो ऑब्वियसली तो फिर मैं इस टाइम पे आपको छोटा बच्चा कंसिडर करके कहूँगा कि आपने पेपर से पहले क्या करना है, प्रॉपर स्लीप लास्ट नाइट में लेनी है। आपने किताब बंद करके लेट जाना है। नींद, हाँ किताब का मसला नहीं है, दिमाग शल हुआ हुआ तो उस टाइम पे जो है ना बस मोमबत्ती जला लेनी है। ऐसे लेटना है, साइड टेबल पे मोमबत्ती जलानी है, एक प्लेट में रखनी है ताकि वो बीच में उसका मोम ना फैले, उसे जलाना है और उसको देखते रहना है। वो बाद में बुझेगी, आंखें पहले बंद हो जाएंगी। ये तजर्बा एक दफ़ा करके देखना है आपने। अगर ये तजर्बा कामयाब रहे तो ज़बरदस्त। दूसरा तजर्बा, एप्पल ड्रिंक पी लेनी है। एप्पल ड्रिंक, कोई भी एप्पल ड्रिंक, किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का एप्पल ड्रिंक, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको थोड़ा सा नींद की तरफ माइल करेगा। लस्सी पी लें, एनीथिंग। लस्सी तो फिर शायद अगले दिन आपको पेपर के बाद उठाएगी, तो इतना बड़ा नशा नहीं, छोटे नशे।
पिछली रात स्लीप लेनी है। देखें, टेंशन ये है कि बार बार दिमाग परेशान हो रहा है, दिल घबरा रहा है, ओके, किताब तो नहीं ना देख रहे, आंखों को तो जहमत नहीं दे रहे, बार बार टॉर्चर तो नहीं हो रहा। आप अगर आखिरी दिन से पिछले दिन तक भी तैयारी नहीं हुई ना, तो उस रात में कुछ नहीं होने वाला। आप रिवाइज करें एक दफ़ा और एक ख़ास टाइम पे कट ऑफ टाइम रख लेंगे, रात 12 बजे 11:30 बजे मैंने इसे बस बंद कर देना है, कट कर देना है। कट ऑफ नहीं लगाएंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। खैर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। लोगों की आदत है सुबह उठेंगे, जल्दी जल्दी से भागते हुए एग्जाम हॉल में जाएंगे, नाश्ता किया हुआ होगा तो आपकी एनर्जी भी बहाल होगी, आपका माइंड भी अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा, आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन आपकी वो वाले दिन की परफॉर्मेंस जब आपने भरे हुए पेट के साथ परफॉर्म किया होता है, और वो जब आप टेंशन में दिमाग भी खाली पेट भी खाली, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस दिन अच्छा नाश्ता करना है प्रॉपर तरीके से। आप इरादा बनाए हम यहाँ पे नाश्ता भी कर लेंगे, करवा देंगे। आप जनरली पेपर देने का सीरियस इरादा करें। रीच आई कैप जी, आगे बातें बड़ी अहम है। रीच आई कैप एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स बिफोर एग्जाम। वरना क्या होता है, आप मार्जिन रखते हैं कि मेरे घर से आई कैप का फासला है 22 मिनट, फिर सोचते हैं कि वो वाली सड़क हो और अल्लाह करे सिग्नल भी खुले हुए हो तो 19 मिनट। आप उतना मार्जिन रख के घर से निकलने के बारे में सोचते हैं तो 5 मिनट तो निकलते निकलते लेट हो जाते हैं। फिर आप पहुंचते हैं, रास्ते में हल्की सी भी ट्रैफिक है, दिमाग में एक नई टेंशन आ जाती है, जो रात तक दिमाग में था वो उड़ना शुरू हो जाता है, और टेंशन ही होती है कि आज ही सारे सिग्नल क्यों जैम है। फिर वहाँ पहुँचते हैं, जल्दी से बाहर देखते हैं, वो नोटिस पे वो लिखा हुआ होता है कि कौन से हॉल में। समटाइम तो बंदा जल्दी से अंदर भागता है, फिर बाद में याद आता है कि ये तो देख लूँ कि कौन सा वाला कमरा है। कमरा देखते हैं, जल्दी से आपको सही कमरा नहीं नज़र आया होता, आप ऊपर जाते हैं, आप ढूंढते हैं, सारी कुर्सियों के पास गुजर के देख लेते हैं, आपका वो नज़र नहीं आया होता नंबर। तो आपको कोई यार दोस्त कहता है कि भाईजान देखो शायद तुम किसी और हॉल में हो, तो आप बाहर निकल के देखते हैं तो आप गलत हॉल में देख रहे हैं। पैनिक हो गए ना, लेट हो गए हैं, अब आपके हाथ पैर फूल रहे हैं। करते जब आप वहाँ पहुँचते हैं, जब अपनी सीट तक पहुँचते हैं, तो आप सोचते हैं कि मैं 5 साल का बच्चा तो नहीं हूँ जितनी जगह मुझे मिली हुई है यहाँ बैठने के लिए। आगे वाले बंदे ने अपनी सीट पीछे की भी होती है, पीछे वाले बंदे ने अपनी मेज़ आगे की भी होती है, क्योंकि वो टाइम से आ गए होते हैं, दे हैव अ राइट। और आप लेट पहुँचे हैं तो जो लेट पहुँचेगा उसको मिलेगी फंसी हुई जगह। ये चैलेंजेस भी तो है ना भाई, तैयारी अपनी जगह, लेकिन ये फिजिकल चैलेंज भी तो है ना। जिस माहौल में इम्तिहान देना उस माहौल को भी तो समझें। अच्छे टाइम से पहुँचेंगे, पहुँच के मेज़ को थोड़ा सा आगे, कुर्सी को थोड़ा सा पीछे करके, और पक्के होके ऐसे जम के बैठ जाना जैसे आपने कुछ गलत किया ही नहीं। थोड़ा सा आगे करना है, हमसायों का भी ख्याल रखना है, लेकिन कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों को तंग करना है, लेकिन अपने ऊपर जुल्म भी नहीं होने देना। मुनासिब अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठ जाना है। एग्ज़ाम से पहले पानी पी लें, इजी हो, आप बैठ जाएं। आप टाइम से पहुंचे होंगे तो बैठ के कुछ दुआएं भी पढ़ लेंगे, आपके दिल को भी सुकून मिल जाएगा। तो कोशिश करें वेल बिफोर टाइम पहुंचें, सीट करें। किसी दफ़ा ये तजर्बा करके देखें, अच्छे टाइम से वहाँ पहुँच के अच्छे टाइम से अगर जाके बैठ जाएँ, ईजी होकर बैठें, तो पेपर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, बजाय इसके कि जिसमें हफ्ते काँपते पहुँचे हैं, सांस उखड़ा हुआ है, आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बार बार घबरा रहे हैं, टाइम देख रहे हैं और सोच रहे हैं मैंने क्या किया है। उस 5 मिनट की गिल्ट में आप 3.25 घंटे का पेपर तबाह कर देते हैं। वो उस गिल्ट को आने ही ना दें आप। मतलब कितना मुश्किल है ये काम, 20 मिनट पहले पहुंचना। एक दिन कौन सा, हर दिन पूरे साल आपने ऐसे करना है। पहुंच गए, ड्यूरिंग रीडिंग टाइम क्या करना है। रीडिंग टाइम जल्दी से स्किम करना है पेपर को, एक आइडिया लेना है कि कितनी तरह के सवाल आए हैं। सोचना है सर ने कहा था इस तरह के सवाल होते हैं, इस तरह से ज़रा ढूंढा, थ्योरी वाले कितने हैं, रट्टे वाले कितने हैं, लॉजिकल कितने हैं, बहुत अजीब से कौन से सवाल लग रहे हैं, अननोन अनदेखे से कौन से सवाल लग रहे हैं। सवालों को थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया। डोंट बी पैनिक ऑन सीइंग बिग लॉजिकल क्वेश्चन। एक सफ़े पे इतना बड़ा सवाल है तो उसको देख के आप एंड तक इतने पैनिक रहते हैं, सवाल वो भी नहीं करते, और पैनिक इतने रहते हैं कि जो आते थे वो भी ख़राब है। दिस कैन हैपन। आई कैप है ना, एक आध सवाल में अजीब सा तजर्बा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पेपर में आपको 3 बहुत ही अनहोने, बहुत ही बड़े से अजीब से सवाल नज़र आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितना उनके पास सिलेबस में मार्जिन है, एक भयानक अजीब सा सवाल वो दे सकते हैं। बाकी सिलेबस जैसे फैला हुआ है, आपको हमेशा एक्सपेक्टेड सवाल बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो किसी एक सवाल पर इतना परेशान नहीं हो जाना। आई कैप की एक आदत होती थी एक ज़माने में, पहले 2 सफ़े पर सिनेरियो भर देता था और आखिरी सफ़े पर रट्टा। एक ऐसा पेपर था कि लास्ट पेज पे 43 मार्क्स की थ्योरी थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन पहले 2 सफ़े पे इतने बड़े बड़े भयानक सिनेरियो थे कि उसकी वजह से लोगों का पेपर फेल हो गया, क्योंकि वो जाते साथ ही नर्वस ब्रेकडाउन में आ गए। तो आपने
इस टाइम पे पढ़ने नहीं शुरू कर देने, इस वक्त स्किम करना है। अच्छा कौन कौन से सवाल नज़र आ रहे हैं, अच्छा बड़ा सा सवाल है, मज़ा आएगा देखेंगे। पहले तो वो सवाल पढ़ लेना जो सीधे सीधे वाले, सीधे देखे अरे इंटरनल ऑर्डर से आ गया, अरे मज़ेदार ज़बरदस्त, अरे यहाँ से आ गया, तो इस वक्त आइडेंटिफाई करना है। फिर क्वेश्चंस को मोटा मोटा डिटेल में देखना और अंडरलाइन कर देनी है रिक्वायरमेंट आपको पता है आईकेएफ की आदत है कि एक सवाल में एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट पूछ रहा होता है, उसको अंडरलाइन कर देना है ताकि आपको पता हो बाद में करते हुए, क्योंकि पैनिक होकर बंदा एक रिक्वायरमेंट को आंसर कर देता है दूसरे को नहीं, तो अंडरलाइन करके रखें। पेपर प्लान करें, सीक्वेंस और टाइमलाइन आप प्लान करें, ये मेरे पहले 3 सवाल हैं, ये मेरे अगले सवाल हैं, ये मेरे इस तरह से सवाल हैं। कुछ टाइमलाइन बना लें कि अच्छा मैंने ये इस वक्त आप घड़ी देखी, आपने देखा अच्छा 9:15 होने वाले हैं, तो आपने ये देखा कि 4 सीधे सीधे सवाल है और उनके टोटल नंबर हैं 30। आपने साहब लगाया 4 सवाल सीधे सीधे हैं, मैं 9:15 पे हूँ, तो ठीक है 10:05 तक ये हो जाने चाहिए। अपने तौर पर 10:05 सोच लिया, ये परफॉर्मेंस मेटीरियलिटी है, और जहन में रखा कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर हो गया तो चलो 10:15 तक का, कुछ इस तरह की टाइमलाइन। समटाइम क्या होता है, आप अपने क्वेश्चन नंबर के लेफ्ट पे लेड पेंसिल से लिख देते हैं उसका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम। एंडिंग टाइम पे थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कि 5-1 मिनट की गुंजाइश, लेकिन अगर उससे भी ऊपर जा रहा है तो फिर भागें उस सवाल से, क्योंकि वो सवाल अब अगले 10-15 मिनट खा जाएगा और एक इजाफी नंबर देगा, उससे ऊपर नहीं देगा। जिसको आप 20 मिनट में कुछ नहीं निकाल सके ना, तो अगले 10-12-15 मिनट में भी शायद अब वो कुछ ना वो करे, लेकिन आपके बाकी पेपर को तबाह कर देगा। हर सवाल को आइडियली प्लान करें। रेलिवेंट नंबर को लेफ्ट ऑफ क्वेश्चन पे लेड पेंसिल से आइडेंटिफाई करेंगे, मेरा सवाल नंबर 1 है, 2 है, फलाना। एस्टिमेटेड स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम लेड पेंसिल से, लेड पेंसिल क्योंकि ताकि आप उसे मिटा सकें और वो फिर उनको ना लगे कि आपको कोई बेईमानी कर रहे थे या आप किसी को कोई नकल करवाने की कोशिश कर रहे थे। डोंट मल्टीप्लाई एवरी क्वेश्चन विद 1.8, बड़ा गोल्डन नुस्खा है। ये एक बड़ा गलत सा मैथ हमारे जहन में होता है कि 180 मिनट होते हैं और 100 नंबर होते हैं, तो इसका मतलब एक नंबर के लिए 1.8 मिनट है। अब आपने देखा एक 10 नंबर का सवाल बहुत ही बेहुदा, बहुत ही अजीब सा, और आपने कहा पता नहीं इसमें मेरा क्या होगा। आपने 10 नंबर का सवाल था, उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करके 18 मिनट रख छोड़े हैं एंड पे उसके लिए। एक सवाल 14 नंबर का था और आपको बड़ा ज़बरदस्त आता है, आपने उसको 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जवाब आया 22-23 मिनट फॉर एग्जाम्पल। 22-23 मिनट में हक अदा नहीं हो रहा, अभी आधे नंबर मिले और आपको पता है कि मैं 10-1 मिनट और लगाऊँ तो इसमें पूरे नंबर ले सकता हूँ, बट आप पैनिक हुए होंगे क्योंकि आपने 18 मिनट रखे हुए हैं। किसके लिए? जो नहीं आता, और 18 ही मिनट रखे हुए हैं या 22-23 मिनट रखे हुए हैं उसके लिए जो बहुत अच्छा आता है। तो एक 10 नंबर का आता हुआ सवाल और एक 10 नंबर का ना आता हुआ सवाल, दोनों को 18 मिनट नहीं मिलने चाहिए। जो आता है उस 10 नंबर को 25 मिनट मिल जाने चाहिए, जो नहीं आता उसके 10 नंबर को 10 ही मिनट मिलने चाहिए, और 10 मिनट में उसमें से जो वो 2-3 नंबर निकाले जा सकते हैं वो निकाले जाएँ। तो ये फार्मूला ना वो करें, आप लॉजिकल तरफ आएँ। जो अच्छे सवाल हैं उसको 2 या 2.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एवरेज को आप एवरेज वाले 1.8 से मल्टीप्लाई करें। जो नहीं आते या बहुत मुश्किल है 1 से मल्टीप्लाई कर दें, खामखा उसको टाइम एलोकेट ना करें, वो टाइम निकाल के उन सवालों पे एलोकेट करें जो आपको अच्छे आते हैं। बिल्कुल ठीक है, 2 अप्रोचेज हैं। इन्होंने कहा कि एक बच्चा कहता है मैं सारा पेपर करूं और सारों को कुछ ना कुछ टच करूं, एक कहता है कि मैं सिलेक्टिव करूं और सिलेक्टिव बहुत अच्छा करूं। एक तीसरी अप्रोच है फोकस्ड अप्रोच, जो आता है बहुत अच्छा करें, जो नहीं आता वो गुजारा करें, कंप्लीटनेस पूरी हो, क्वालिटी आखिरी 2-3 सवालों की हल्की हो, शुरू वाले सवालों की अच्छी हो। तो इससे यही होगा, ये जो फार्मूला है ना, जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आते हुए सवालों को तो आप ज़्यादा एलोकेट उसको टाइम कर देंगे, और जो हल्के आते हैं उसको कम टाइम एलोकेट हो रहा होगा। ये बात समझ आई? देन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, आइडियल सीक्वेंस क्या हो। ऑडिट इज़ दैट एग्ज़ाम जिसमें पेपर में जाने से पहले आप बड़े आराम से कुछ सवाल एंटिसिपेट कर सकते हैं। मसलन चैप्टर 1 में से कंपनीज एक्ट कभी कभी नहीं भी आता, ज़्यादातर आता है, तो कह सकते हैं कि 60% चांस है उसके आने का, नहीं तो सीधा सीधा जो वो सवाल आ जाएगा। अच्छा चैप्टर 2 रट्टे वाला है, कभी रट्टे में से कुछ उन्होंने पूरा करना होगा तो पूछ लेंगे। फ्रॉड का 90% ऑफ द टाइम आपको सवाल नज़र आ रहा होता है, 705-6 का हर दफ़ा सवाल नज़र आ रहा होता है, कोड ऑफ एथिक्स का हर दफ़ा सवाल नज़र आ रहा होता है। फिर 11-12 में से किसी एक से सवाल हर दफ़ा नज़र आता है, शायद कोई एक अटैम्प्ट होगी 20-25 में जिसमें दोनों को सिरे से टच नहीं किया, किसी एक आध की तरफ फोकस उनका बन जाता है, तो इन 2 में से किसी एक आध का सवाल आपको नज़र आ रहा होता है। रिस्क असेसमेंट का सवाल भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, तो ये बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड नहीं है। 560, 580 वगैरह में से किसी एक आध को वो पूछ लेते हैं, और ये दोनों को थोड़ा सा अप्रोच बनाई हुई हो तो उसको करना भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। सब्सटेंटिव प्रोसीजर कभी आए शायद कभी ना आए, लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन और सैम्पलिंग
ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मिलते जुलते सवाल आते हैं, खास तरह का टेबल बना हुआ होता है। अगर दोनों तैयार हैं तो दोनों में से कोई एक तो आ जाएगा, और समटाइम दोनों भी आ जाते हैं। ये नहीं, शायद एक पेपर जिसमें सैम्पलिंग और एक्सटर्नल कंफर्मेशन दोनों का सवाल ना हो, शायद मुश्किल से मिले ऐसा पेपर। एग्जामिनर इतना प्रेडिक्टेबल है, इतना सामने है। 2-2.5 साल पहले इसी तरह से मैं ये सारे सवालों का जिक्र कर रहा था, तो एक बच्चे ने आवाज़ दे के कहा, सर आहिस्ता बोलें, आप आई कैप में खड़े हैं। यानी उसको था कि आप ये जो चीख के बता रहे हैं ना कि यार इतना प्रेडिक्टेबल एग्जामिनर है, यही गिनती के 7-8 मेन सवाल है, तो एग्जामिनर ना सुन ले, कहीं वो सवाल ना बदल ले। बात ये कि जो उसका सिलेबस है और जो पैटर्न है उस पर ऑटोमेटिकली वो मजबूर है उन सवालों को देने के लिए। तो अगर ये चीज़ जहन में है तो आपने पहले 1 घंटे में क्या करना है, 30 से 35 नंबर, 30 से कम भी हो जाए कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर घंटे में एग्जैक्टली 33 नंबर का पेपर हो। पहले घंटे में आप एनर्जेटिक हैं, एक्साइटेड हैं और आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। प्योर थ्योरेटिकल सबसे पहले ढूंढे। टेंडेंसी है एग्जामिनर की कि ज़्यादातर 30+ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सवाल मिल जाते हैं। 30 से मतलब मैंने बहुत ही कम नंबर अगर देखे हैं तो वो 22-23 होते हैं सीधे सीधे सवालों के। कुछ पेपरों में 43, 45, 46, मतलब समटाइम ये 52, 55, 60 तक चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, बट आई कैन सेफली से कि 30 के आसपास आपको बहुत आराम से सीधे सीधे सवाल पेपर में, जब आपने 15 मिनट में ढूंढ के रखे होंगे, आपको मिल जाने हैं। सबसे पहले उन सवालों की तरफ जाएं, उनको फड़का फुड़कू रख दें। जो सीधे सवाल होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और आपको टाइम दे देते हैं बकाया सवालों के लिए। तो पहले आर में आपने पहले सीधे सीधे सवाल ढूंढने और फिर कोड ऑफ एथिक्स, अगर टाइम बच गया तो कोड ऑफ एथिक्स उठा लेना है। लॉजिकल सवालों में सबसे आसान सवाल यही होता है, सबसे हौसला यही देता है। और अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस की हुई हो तो पेपर में आपने चुन के ढूंढना है कि यार इसको मैं सबसे पहले कर लूँ, इससे मेरा फर्स्ट आर का मसाला पूरा हो जाएगा। सेकंड आर में आए, आइडियली 3 सवाल, रिपोर्ट वाले सवाल को इस वक्त उठाएं। आपने पीछे तकरीबन समझें कोड ऑफ एथिक्स और बाकी मिला के कुछ 40-42 एक नंबर तक आप पहुँचे हुए हैं। दिस इज़ द टाइम कि को ये 705-6 के सवाल को बाकायदा उठा के अच्छी तरह से उसके सारे मसाले पूरे करके मैं TLT, इस सवाल को एंड पे उठाएंगे ना, ये सवाल नहीं होगा, पैनिक हो जाएंगे। शुरू में उठाएंगे पेपर नहीं होगा। तो शुरू में पेपर का पहले मोटा मोटा मसाला पूरा कर लिया कि हाँ भाई मैं 30-40 के दरमियान मौजूद हूँ, फिर इस सवाल को उठाया और तसल्ली से टाइम दिया, इसको इसका हक अदा करके इसके सारे कंपोनेंट पूरे करके, क्योंकि इसमें काउंटिंग डिबेट भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, इसको कवर किया। फिर ढूंढा कोई कमती लॉ का कुछ सिनेरियो है तो उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, क्योंकि इस वक्त आप दिमाग लगाने के मोड में हैं। अब आपने इस घंटे के एंड पे क्या करना है, वो वाले जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता लेकिन अच्छे नंबर मिल जाते हैं, या सब्सिक्वेंट इवेंट का सवाल या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का सवाल। इन दो में से एक तकरीबन मिल जाना है आपको। बहुत ही कम चांस है कि दोनों के दोनों गायब हुए हो, शायद नियर टू इम्पॉसिबल है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन और सैम्पलिंग का एक सेट है, 11-12 का एक सेट है, और सब्सिक्वेंट इवेंट और रिटर्न प्रेजेंटेशन का एक सेट है। ये दो के सेट में या तो दोनों के दोनों आते हैं या कम से कम एक आ जाता है। तो पेपर में कम से कम 3 या 4-5 सवाल इन्हीं में से मिलके बन जाते हैं। बात नहीं, खैर है, सारे ऐसे लगने चाहिए। सीधे सवाल है वो ऐसा लगे कि कोड ऑफ एथिक्स वाला अपनी निशानियों से फौरन से सामने आ जाएगा। यानी अगर आप गौर से देखें, यानी आईकेप के पास मार्जिन न होने के बराबर है बहुत ही अजीब सा सवाल देने का। सवाल देना उसने सिलेबस में से, बस समझ आपको नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया और ये क्या पूछ रहा है। मतलब दिस कैन बी रिस्क का सवाल जो कि कोई 20-25 अटेम्प्ट में कोई 4-5 दफ़ा आया हुआ है। इतने नंबर है ही नहीं उनके पास ज़ाया करने को। आप सिलेबस के पैटर्न को तो देखें, जो पहला पोर्शन है उसमें है ही ग्रेड 15 से 20 नंबर की, और जिसमें क्या कुछ है वो किसी एक सवाल की लेंथ ज़्यादा कर ही नहीं सकते। फिर चैप्टर 3 का भी अपना एक पैटर्न है, फिर 15 के जो ओपिनियन के हैं उनका अपना एक सिलेबस वेटेज एरिया है, और फिर जो दरमियान वाला पोर्शन है 35 से 45 टाइप, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें चैप्टर 11-12 और इस तरह की चीज़ें वो सारे मिल रहे हैं। मैं 11-12 यहाँ डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं उसको प्योर थ्योरेटिकल में ही काउंट कर रहा हूँ। तो आप ये देखें तो पेपर में 11-12 में से एक या दोनों एक्सटर्नल कंफर्मेशन वो, या उनमें से दोनों 560, 580
दोनों। फिर 2 कंफर्म सवाल 705-6 वाला और कोड ऑफ एथिक्स वाला। तो टेक्निकली आपको पेपर में जाने से पहले पता है कि 7 से 8 सवाल आउट ऑफ 9, टिपिकली 9, आपको 8 सवाल पहले से पता है। और 9वां वो सवाल है जो समझ आ गया तो ऊपर आएगा, नहीं आया तो नीचे आ जाएगा। तो अगर आपने चीज़ों को इस तरह से प्लान किया होगा तो अगर डरते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ओए ईमेल पुराना लिखा हुआ है। अगर डरते रहेंगे, परेशान रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ऑडिट इज़ दैट मच सिंपल। जब आपके जहन में पूरा नक्शा है, सिलेबस पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा थोड़ा सा करके पढ़ रहे थे, अब आपने सारा इकट्ठे पढ़ा है तो आपका फ्लो ज़रा ज़्यादा बेहतर बना हुआ है, आपका मैप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है। तो अब आपने ओवरऑल नहीं डरना, अब आपने ओवरऑल लेवल पे पेपर को ऊपर से देखना है कि अच्छा अब समझ आई कि पेपर में कहानी है ही गिनती के चंद टॉपिक्स की। ये जो तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको बाकियों से ज़रा ज़्यादा तैयारी करनी है, इनको बाकियों से अच्छे तरीके से लेके चलना है, ठीक है। तो इस दौरान जो है वो, जैसे ये इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिखा होता है कि जी आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम जो है वो अपने इल्म का इजहार कर सकें और जो है वो आप लोगों को एक मौका दे सकें कि आप में से अगर कोई और थक जाएंगे, आपने लिखने में है सवाल तो उसमें अल्लाह करे आप लोग इस एक्टिविटी का फ़ायदा उठाएं। ये एक यूनिक एक्टिविटी है। इस दफ़ा ख़ास तौर पे ICAP ने भी जब कहा कि आप अपने कोई सब्जेक्ट्स वगैरह बताएं, तो मैंने ऑडिट वहाँ नहीं बताया कि मैं वहाँ उतनी डिटेल में नहीं जा सकता था, वहाँ पे बड़ा सिलेक्टेड टाइम है। और यहाँ मुझे सपोर्ट पास पेपर्स के एक सेपरेट सेशन की भी थी, तो हम लोगों ने तकरीबन ये पास पेपर ही मिला के को तकरीबन 40 से 50 आवर्स के दरमियान का या 40-45 आवर्स का ये पूरा सेशन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा है इस तरह से करके, ये दैट इज़ इक्विवेलेंट टू हाफ सेशन, हाफ CA की तरह है। तो आपने कभी भी कोई चैप्टर तैयार करने और आपका मिसिंग हो तो आपने अब रेगुलर लेक्चर्स को दोबारा मत रिवाइज कीजिएगा, आप आके इन वीडियोस को देखिएगा। ये वीडियोस पोर्टल पे भी मौजूद हैं, यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन का टॉपिक रह गया, वो मैं फिर कोई अच्छी सी वीडियो ढूंढ के 1-2 दिन में उसको अपलोड कर देता हूँ। और अगर आप में से किसी ने पिछले 1-2 दिन में ईमेल की है तो पिछले 1-2 दिन में मैं चूँकि बहुत हेक्टिक एक्टिविटीज़ चल रही थी, ये टाइम टेबल फाइनलाइजेशन ये सारा कुछ है, तो सुबह वो टाइम टेबल मैनेजमेंट के हवाले करके अब मैं थोड़ा सा इजी हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आज रात से कल से मैं चीज़ें देखना शुरू कर दूँगा। तो कोशिश ये करनी है कि अगर हमने एफ़र्ट किया है ना तो आप भी एफ़र्ट करें। हमें आप लोगों पे एफ़र्ट करने का इस वक्त कमर्शियली कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग कैफ़ के आखिरी पेपर में आप चले जाएं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों को कोई अकेला ना छोड़े जो बिल्कुल आखिरी पेपर में रह गए हैं, क्योंकि कॉलेजेस को होता है कि फ़ाइनल से किसी का लेना नहीं, उसमें पैसे भी ज़्यादा नहीं होते, तो लोग इन स्टूडेंट्स पे काम नहीं करते। बस मकसद ये है कि आप जल्दी से जल्दी अपना पेपर पास करें। और ऑडिट को मुश्किल पेपर काउंट नहीं करना, अच्छा पेपर है, मज़ेदार पेपर है। ईमेल ये गलत लिखी हुई है, ईमेल आपको पता है आतिफ आब्दी FCA, atifabdi@gmail.com। कोई कन्फ्यूजन हो पढ़ते हुए, कोई परेशानी हो, आपने तस्वीर खींचनी है, वॉइस करनी है, जिस भी तरीके से आपने सवाल पूछ लेना है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एज अर्ली एज़ पॉसिबल उसको आंसर करूँ। तो अल्लाह करे ऑडिट के अंदर आप लोगों से दोबारा मुलाकात ना हो, किसी और सेशन में, फर्म के गाइडेंस सेशन में, काउंसलिंग सेशन में। CFAP बहुत आगे की कहानी है, इतना आगे तक मैं नहीं सोचता। वही बात है कि CFAP तक लोग बड़े डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं और अक्सर लोग तो वैसे ही पढ़ाई से भी भाग जाते हैं। तो मेरे जहन में बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हम जो काउंसलिंग सेशन करते हैं फर्म्स वगैरह के हवाले से, उसमें थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो अल्लाह करे इस वाली ऑडिट की किसी क्लास में आपसे मुलाकात ना हो, आप लोग जो है वो आगे किसी ना किसी और जगह मतलब मज़ा आए कि आप ICAP में किसी जगह आपसे मुलाकात हो, आपसे किसी कंपनी में मुलाकात हो, किसी इस तरह से। तो ऑडिट नाम के कैफ के इस पेपर में अल्लाह करे आप लोगों से दोबारा मुलाकात ना हो। पता लगे आप शर्माते रहे बाद में, लो सर ने कहा था दोबारा मुलाकात नहीं करनी, खामोशी से ऑनलाइन में आ जाइएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा और इन दिनों में ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई बात मेरी किसी को बुरी लग गई है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये भाई ने क्लास का टाइम ज़ाया किया, इनके लिए हम इन्हें माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन चले कोई बात नहीं, आखिरी दिन है, हम इनको माफ़ कर देते हैं। और दुआ करते हैं, सबके लिए दुआ करें। कंपटीशन नहीं करना, किसी दोस्त के नोट्स इधर उधर चोरी नहीं कर लेने कि वो फेल हो जाए। सबके लिए अच्छा सोचें, इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा।